प्रिय बच्चों नमस्कार। आप 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए आज मैं आपकी जो फर्स्ट पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, आपकी जो पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, और इस पोएम को हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, आइए देखिएगा। डस्ट ऑफ स्नो बहुत सुंदर सी पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो, और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। और इसके बाद जो दूसरी पोएम आज पढ़ाएंगे वह होगा फायर एंड आइस। जो दूसरी पोएम आज आपको पढ़ाएंगे वह होगा फायर एंड आइस, और इसके भी पोएट होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत सुंदर सी कविता है और बहुत ही वीवीआई पोएम है। आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य रहेगा ही। तो दो क्वेश्चन भी मैं कुल बतलाऊंगा, दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही बतलाऊंगा, और उन दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में पूछेगा ही। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करें, पूरी सुनेंगे और दोस्तों को भी आप शेयर कीजिएगा। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर सी पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो जैसा आप देख पा रहे हैं, डस्ट का मतलब कण, स्मॉल छोटा, पार्टिकल, और स्नो का मतलब होता है बर्फ। स्नो का मतलब बर्फ, डस्ट का मतलब धूल, कण, पार्टिकल। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इस पोएम को आप देखिएगा। बहुत सुंदर सी कविता, बहुत लाजवाब कविता है। ये लॉकडाउन में आपने भी बहुत सारे समय को वेस्ट किया है, लेकिन इस समय को कैसे हम बचा सकते हैं। और नाउ यू हैव कंप्लीट 3 months टाइमिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके पास 3 महीने का समय है और इस समय का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो देखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के रहने वाले हैं, आधुनिक कवि हैं और बहुत सुंदर सी कविताओं को लिखते हैं। इनकी कविता को आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और आगे भी इनकी कविता को आप पढ़िएगा। बहुत महान कवि रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिएगा कवि ने अपने बारे में क्या लिखा है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, जो पोएट है एक बार बहुत उदास निराश रहता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता है, तो कवि विचार करने के लिए एक हेमलॉक ट्री के नीचे, हेमलॉक का मतलब धतूर होता है, धतूर का पेड़, धतूर का पौधा, जो धतूर बाबा भोले शंकर को सबसे प्रिय है। बाबा भोले शंकर पर धतूर को हम लोग पूजा करने वक्त चढ़ाते भी हैं, धतूर के पत्ते को, उसके फूल को, उसके फल को चढ़ाते भी हैं। बहुत लोग उसके फल को खाते भी हैं। तो आप देखिएगा एक दिन कवि है, वो हेमलॉक ट्री के नीचे, धतूर का एक पेड़ रहता है, और उस पेड़ के नीचे वह बैठता है। वो बैठ करके वह विचार करता है, वह सोचता है, वह मंथन करता है, वह गहन चिंतन करता है, वह निष्कर्ष तक पहुंचने का कोशिश करता है। वह थोड़ा उदास, वह थोड़ा निराश रहता है। कवि है वह कुछ एनालिसिस करता है, कुछ विचार करता है, कुछ तर्क करता है, और इस प्रकार सुबह से लेकर के दोपहर तक बैठे रहता है। दोपहर का समय भी गुजर जाता है और तब तक वह एक कंक्लूजन तक, वह निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। और जब वह निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है तो उधर से क्रो आती है, एक कौवा आती है, और आ करके जिस धतूर के पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उस धतूर के जो पेड़ पर वह कौवा बैठता है। और अमेरिका की एक पोएम है, अमेरिका में स्नो फॉलिंग ज्यादा होता है, बर्फबारी ज्यादा होता है। अमेरिका में इतना बर्फबारी होता है कि कभी कभी रास्ते पर यदि कोई कार लगा हुआ है तो पूरा रोड है ना, वो बर्फ से ही ढक जाता है। वहां पर क्रेन जेसीबी लगा करके, हाईवा ये सब गाड़ी वगैरह जो बड़े बड़े गाड़ियां होता है सब लगा करके, और बर्फ के शिलाओं को, चट्टानों को वहां से खाली करवाया जाता है, तब रोड पर यातायात सुविधा न बहाल होती है। इतना ज्यादा वहां आइस फॉलिंग, बर्फ फॉलिंग होता है। तो धतूर का जो पेड़ था, वह पेड़ पर बर्फबारी हुआ था, पूरी तरह से वो पेड़ की पत्तियां, शाखाएं था ना, उस पर बर्फ पड़ा हुआ था। अब इस प्रकार कवि उसी के नीचे बैठा हुआ रहता है। उधर से कौवा आता है, और कौवा आकर जो ही उस पेड़ की शाखा पर बैठता है, वह पेड़ की जो शाखा था वो हिलता है, और जब हिलता है तो वहां से बर्फ का एक टुकड़ा टूटता है, और टूट करके कवि के जो हेड है ना, सर है, उस पर वह गिरता है। जो ही कवि के सर पर वह बर्फ का टुकड़ा गिरता है, कवि की जो मूड है, कवि का जो विचार है वो चेंज हो गया।
तुरंत ना बदल गया, कवि का विचार ना तुरंत बदल गया, ठीक वैसे ही बदल गया जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, बहुत गहरे नींद में है, आप उसे उठा रहे हैं, वह नहीं उठ रहा है, तो आप एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर उस पर उड़ेल देते हैं, वह व्यक्ति ने उठ जाता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, नहीं उठ रहा है, तो उसके शरीर में कहीं ना आप करंट लगा दो, वह व्यक्ति ने तुरंत उठ जाएगा। ठीक वैसे कवि के सर पर जब वह पत्थर के जैसा वह बर्फ का टुकड़ा है ना, वो गिरता है टपाक से, तो कवि की चित्तवृत्ति बदल जाती है, कवि ना तुरंत उठ जाता है, मतलब तुरंत वह होश में आ जाता है, तुरंत वह अच्छे मूड में आ जाता है, और उसकी जो निराशापन था, उदासी था, वह तुरंत दूर हो जाता है। और सुबह से लेकर एक विचार में दोपहर तक, शाम तक जो उसके समय बर्बाद हो गए थे, उसके बाद जो समय बचता है, मान लो 3 बजे के बाद या 4 बजे शाम को, मान लो कौवा आकर के उसके सर के ऊपर वह टुकड़ा गिराया, उसके बाद जो उसके समय बर्बाद होते ना, वह समय कवि का बच जाता है। मिस कवि कहता है कि इस तरह के हिंट, इस तरह के चीज आपको भी अपने जीवन में मिलता है। जब कभी आपका समय बर्बाद हो रहा हो, ऊर्जा बर्बाद हो रहा हो, तो आपको ना सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर सही बात बोलता है तो उस व्यक्ति को मानना चाहिए, उस बात को मान करके आपकी जो चीजें बर्बाद हो रही है उसे ना आपको बचाना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, इसके लिए आपको विचार करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और कभी उसके बाद बर्बाद होते हुए अपने समय को बचा लेता है। यह आपकी कविता है, जिस है, इसका नाम है जिसका नाम आप देख पा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के रहने वाले थे। और दूसरी जो आपकी पोएम आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है फायर एंड आइस। और सेम पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनकी सेम जो पोएट है उनकी कविता फायर एंड आइस। फायर का मतलब आप आग जानते हैं, और आइस का मतलब आप बर्फ जानते हैं। फायर का मतलब आग और आइस का मतलब बर्फ जानते हैं। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब सी कविता है फायर एंड आइस। और आप इस पोएम को देखिएगा, फायर एंड आइस। पोएट है वो बोलता है वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, दुनिया ना 2 बार बर्बाद होगी, वंस इन फायर वंस इन आइस, एक बार आग में और एक बार दुनिया बर्फ में। यह कैसे बर्बाद होगी? सबसे पहले मैं कुछ तर्क देता हूं आपको, और इस तर्क के हिसाब से आप एनालाइज कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा। कवि ने जो आज की कई वर्ष पहले जो पोएम लिखा है, क्या वह पोएम सही लिखा है या गलत लिखा है? पोएम ने इस एटमॉस्फेयर पर, इस नेचर पर, इस टूटती हुई, इस बर्बाद होती हुई, नष्ट होती हुई प्रकृति पर कवि ने कविता को लिखा है। जिस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट पूरी दुनिया में हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि 1 अरब जनसंख्या पहुंचने में पूरे दुनिया, 1 अरब तक जनसंख्या पूरी दुनिया का बढ़ने में कई 100 वर्ष वक्त लगे थे। कई 100 वर्ष तक वक्त लगे थे 1 अरब तक होने में, लेकिन 1 अरब से 2 अरब होने में मात्र 100 साल लगे थे, और 2 अरब से 5 अरब होने में मात्र 100 साल लगे थे, और अब 5 अरब से जनसंख्या में 7 अरब हो गई है, लगभग 50 वर्ष ही मात्र समय लगे हैं। तो चीजों को समझना, इस गति से पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, और जब इस गति से पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, तो पूरे दुनिया के जो लोग हैं, पूरे दुनिया के लोग हैं, वो ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका दोहन कर रहे हैं, इसका इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, बिल्डिंग निर्माण के लिए, रोड निर्माण के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, अपना विकास करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, शहर का विकास करने के लिए। इस हिसाब से लोग लगे हुए हैं कि प्रकृति का ऐसा दोहन हो रहा है। आज जितने नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, जितने मिनरल्स हैं, जितने पानी है, जो हवा है, या कोई पेड़ पौधे हैं, या प्रकृति पर जो चीजें हैं, सब चीज का इतना बुरी तरह से दोहन हो रहा है, चाहे वो कोयला हो, खनिज हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, ग्रेफाइट हो, जस्ता हो, चाहे पत्थर हो, जिस चीज को आप बोलिएगा, हर एक चीज का आज इंसान लोग इतना दोहन कर रहा है, इतना दोहन कर रहा है, इतना दोहन कर रहा है कि क्या बताऊं। आप अब जान सकते हैं और देख सकते हैं, इतना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का ऐसी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है। गर्मी के दिन में तापमान ना 47 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तो अगर इसी तरह से दुनिया का अगर विकास होता रहे, तो आने वाले कुछ ही मात्र वर्षों में जो ओजोनोस्फीयर है, ओजोन मंडल जिसको आप बोलते हैं, तो ओजोन मंडल का काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को रोकना, और जितना उपयुक्त हो उतना ही पृथ्वी पर भेजना। लेकिन ओजोनोस्फीयर, पृथ्वी पर ऐसा विकास का गति चल रहा है कि उस गति के कारण यहाँ जो
कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस छोड़े जा रहे हैं वो ओजोनोस्फीयर में सीधे जा रहा है। और उस हवाई मार्ग से जो यान चलता है, वायुयान चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, उससे निकलने वाले फ्यूल वाले जो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड, उसे ओजोनोस्फीयर है ना, वो रस्ट हो रहा है, वो चिन रहा है, पतला हो रहा है। इसीलिए सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ रहा है, इसलिए पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रहा है। दूसरा क्या महत्वपूर्ण बात है कि हम पृथ्वी पर इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के चलते पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रहा है। और यह गर्मी के दिन में देखिएगा मई जून महीने में कि 47 डिग्री टेम्परेचर चला गया, 48 डिग्री चला गया, 48 पॉइंट कुछ। झारखंड के कुछ ऐसे शहर हैं जैसे धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, वहां तापमान 48 डिग्री 48 पॉइंट कुछ चला जाता है। तो आपको एक बात को जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड पार अगर कर जाएगा जिस दिन, तो कोई भी सूखी हुई चीज में ऑटोमेटिक आग लग जाएगा, अपने ना आग लग जाएगा। जैसे माचिस का तिल्ली आप जलाते हैं, इसका मतलब रगड़ते हैं तो घर्षण वहां 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पैदा होता है। या कोई भी चीज को आप जलाते हैं तो वहां तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पैदा होता है, तो वहां पर आग लग जाता है। तो कवि बोलता है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया है ना वो आग में बर्बाद हो जाएगी। और दुनिया यदि मान लो इस तरह से गर्मी बढ़ने से अगर नहीं बर्बाद हुई तो कैसे हो सकती है? बढ़ती हुई गर्मी के कारण जो अंटार्कटिका महादेश है, दुनिया में 7 महादेश हैं, आप जानते हैं। 7 महादेश में एक ऐसा महादेश अंटार्कटिका जहां कोई लाइफ नहीं है और वहां सिर्फ में बर्फ ही बर्फ है, खाली बर्फ से अंटार्कटिका महादेश पूरी तरह से ढका हुआ है। और अंटार्कटिका महादेश में दुनिया का 90% बर्फ जमा है, जहां सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस में रहता है। लेकिन यह बढ़ती हुई प्रदूषण के कारण अंटार्कटिका का जो ऊपर ओजोनोस्फीयर है ना, उसमें होल हो गया है, छिद्र हो गया है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, कृष्ण छिद्र बोलते हैं। और सूर्य से आने वाली प्रकाश न सीधे अंटार्कटिका पर पड़ रहे हैं, और इधर जो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रहा है, इस गर्मी का प्रभाव सीधे अंटार्कटिका पड़ रहा है, जिससे कि अंटार्कटिका के बर्फ न पिघल रहे हैं। और जब अंटार्कटिका के बर्फ पिघल रहे हैं तो वह बर्फ पानी बन रहा है, और पानी समंदर में आ रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। समंदर से धरती एक खास ऊंचाई पर है, लेकिन अंटार्कटिका के जब बर्फ पिघल जाएंगे समंदर में पानी भर जाएगा। और आपको पता है ये 71% भूभाग पर है ना, 71% कुल भूमि का 71% जो भूभाग है ना, उसे 71% पर काची है, वाटर है, और मात्र 29% भूभाग है ना, इसी भूभाग पर ना लैंड है। तो इस बात को आप जानिए कि 71% वाला जब पानी बर्फ है वह पिघल जाएगा तो समुद्र का जल स्तर ऊपर आ जाएगा और धरती से भी ऊपर आ जाएगा, और इस प्रकार दुनिया है ना जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। पानी बोले तो व्हाट, वाटर इज इक्वल टू आइस, पानी बोले तो बर्फ, और क्योंकि वो फिजिकल रिएक्शन है, बर्फ ही पानी बनता है, पानी ही बर्फ बनता है, वो ना फिजिकल रिएक्शन है। और इस प्रकार से दुनिया है ना भाई साहब, वह पानी में डूब जाएगा, बर्फ में डूब जाएगा, तो वर्ल्ड विल एंड इन आइस, दुनिया बर्फ में बर्बाद होगी। अगर ऐसे नहीं बर्बाद होती तो कभी ने दूसरा अनुमान लगाया है। आज दुनिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हेट करता है, आज दुनिया का हर एक व्यक्ति ना एक दूसरे से हेट करता है। हेट का मतलब क्या आप जानते हैं? हेट का मतलब होता है नफरत। हेट और नफरत कैसा होता है? हॉट, गर्म होता है। और गर्म क्या होता है? फायर। कवि है वो बोलता है कि आज दुनिया के जितने लोग हैं ना एक दूसरे से हेट करता है, नफरत करता है। नफरत में क्या होती है? गर्मी। और गर्मी मतलब क्या? फायर। अगर दुनिया का हर एक आदमी एक दूसरे से नफरत करे, भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान भारत से, भारत चीन से, चीन भारत से, भारत ताइवान से, भारत ईरान से, भारत अमेरिका से, अमेरिका जापान से, और दुनिया का हर एक देश का कोई ना कोई दुश्मन है, इस प्रकार से वह देश दुश्मन नहीं है, वहां का नागरिक एक दूसरे का दुश्मन है। और इस प्रकार से हर एक व्यक्ति दूसरे से मात्र हेट करे, नफरत करे, तो नफरत रूपी आग में दुनिया है ना वो जल जाएगी, नफरत रूपी आग में दुनिया है ना बर्बाद हो जाएगी। कवि ऐसा बोलता है। यदि मान लीजिए नफरत रूपी आग में दुनिया बर्बाद नहीं होती है, तो आज दुनिया का हर एक युवा युवती, बूढ़ा बूढ़ी सबको देखिएगा ना कि वो लव करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। प्यार का मतलब प्यार कैसा होता है? कोल्ड। और कोल्ड क्या होता है? आइस, बर्फ। कवि आगे बोलता है कि दुनिया के लोग ना प्यार करना चाहता है, प्यार करता है, लव करना चाहता है एक दूसरे से, और सब बूढ़ा बूढ़ी, जवान, लड़का लड़की, सब कोई, स्त्री पुरुष, सबको यदि खाली प्यार करेगा, प्यार करेगा, तो प्यार क्या होता? ठंडा। ठंडा क्या होता? आइस। तो दुनिया के सारे लोग खाली प्यार करेगा, प्यार करेगा, दूसरे से खाली प्यार करेगा, प्यार करेगा, तो उनके लिए धान चावल गेहूं आटा सातु खाने की व्यवस्था वाली चीजों कौन पैदा करेगा? जब कोई नहीं पैदा करेगा तो दुनिया प्यार रूपी ठंडा में, ठंडा रूपी बर्फ में दुनिया है ना बर्बाद हो जाएगा। कवि ने ऐसा ही कुछ कहता है, इसीलिए उसने पोएम को लिखा है फायर एंड आइस। बहुत शानदार सी पोएम है, आप पढ़िएगा। सम से द
वर्ल्ड विल एंड इनटू फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया है ना वो आग में बर्बाद हो जाएगी, कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया है ना वो बर्फ में बर्बाद हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। कवि बोलता है लेकिन हम भी अनुमान लगाते हैं कि दुनिया बर्फ में बर्बाद होगी कि दुनिया आग में बर्बाद होगी, लेकिन हमारा जो अनुमान है कि दुनिया है वह आग में बर्बाद होगी। मेरे हिसाब से दुनिया को आग में बर्बाद होने की संभावनाएं बर्फ के बनिस्पत ज्यादा है। कवि के हिसाब से दुनिया को आग में बर्बाद होने की संभावनाएं बर्फ के बनिस्पत ज्यादा है। लेकिन आपका भी कुछ अनुमान होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका भी कुछ अनुमान होगा दुनिया कैसे बर्बाद होगी, अगर होगी तो कैसे बर्बाद होगी। जरूरी नहीं आज नहीं कल नहीं 50 वर्ष बाद नहीं 100 साल बाद नहीं 10,000 वर्ष बाद 1,00,000 वर्ष बाद, लेकिन कैसे आपका भी कुछ अनुमान काम करता होगा। तो यहां पर पोएट के हिसाब से दुनिया है ना वो आग में बर्बाद होगी। बट इफ I had to perish twice. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. कवि कहता है लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया बर्फ में बर्बाद हो जाएगी, तो दुनिया ना बर्फ में भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि दुनिया को बर्फ में बर्बाद होने की संभावनाएं आग के जैसा ही है। लेकिन मेरे हिसाब से आग में बर्बाद होने की संभावना ज्यादा और बर्फ में होने की संभावना कम है। लेकिन आपके हिसाब से हो सकता है कि दुनिया बर्फ में भी बर्बाद हो जाएगी, और हो सकती है और बर्फ में भी दुनिया बर्बाद हो सकती है। बर्फ भी पानी भी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि एक बात आपको बताया है कि पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर लैंड है। तो जब पानी पिघल जाए, बर्फ पिघल जाएगा तो वह 29% को आसानी से घेर लेगा, छेक लेगा, ढक सकता है, और घेर लेगा, छेक लेगा, ढक सकता है। तो इस प्रकार वर्ल्ड विल डिस्ट्रक्ट, वर्ल्ड विल एंड इन आइस। दुनिया बर्फ में बर्बाद हो जाएगी, दुनिया आग में बर्बाद हो सकती है। कवि आग में बोलता है, आप बर्फ में बोल सकते हैं या आप भी आग में बोल सकते हैं। यह आपकी पोएम फायर एंड आइस, और इसके पहले वाली यह थी कविता डस्ट ऑफ स्नो। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब सी पोएम है। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और इसे क्वेश्चन और आंसर हम 2 आपको उपलब्ध कराएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो हम आपको देने वाले हैं वह है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अपने साउथ अफ्रीका देश की आजादी के लिए एक लंबी सी यात्रा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।